नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। मैं राधे गोस्वामी यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम राजस्थान इतिहास वाले टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हमने राजस्थान इतिहास में जो बात की थी वो हमारी बात चल रही थी राणा सांगा तक, है ना। तो मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, इसीलिए आप कमेंट ना करें। करने के लिए मना नहीं है, आप कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ कमेंट, ठीक है ना। आप कमेंट करो, मैं इन कमेंटों को बाद में पढ़ूंगा। उसके बाद में यदि कोई आपकी डाउट हुई तो वो मैं कमेंट के द्वारा आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा उसका। यदि कोई बड़ा एक्सप्लेन हुआ तो कल वाले क्लास में क्लास स्टार्ट करने से पहले करवा दूंगा। हम अब आज अपना जो टॉपिक है उस टॉपिक पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी बात चल रही थी महाराणा सांगा पर। मेवाड़ का शासक है महाराणा सांगा। इसी को कहा जाता है संग्राम सिंह। संग्राम सिंह अपनी बात है महाराणा सांगा और इसी को कहा जाता है संग्राम सिंह। तो विद्यार्थियों, यदि बात की जाए महाराणा सांगा या संग्राम सिंह के शासनकाल की, तो इसका शासनकाल था 1509 से लेकर 1528 तक। 1509 से लेकर 1528 तक। 1509 से लेकर 1528 तक है जो मेवाड़ का आधिपत्य था वो राणा सांगा के अधिकार में था। इसका जो राज्याभिषेक है, यह राज्याभिषेक होता है 15 मई 1509 को। राज्याभिषेक 15 मई 1509 को। यह है ना, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, अभी पिछले राजस्थान पुलिस में पूछा था कि महाराणा प्रताप गद्दी पर कब बैठा था। तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि महाराणा जो सांगा था इसका राज्याभिषेक कब हुआ था। तो 15 मई 1509 को होता है इसका राज्याभिषेक। तो पिछली क्लास जो हमने राजस्थान के इतिहास की पढ़ी थी, उस क्लास के अंदर हमने पढ़ा कि जब प्रारंभिक में ये तीनों अपना भविष्य दिखाने के लिए जब ये एक साधु के पास जाते हैं, और उसके बाद में एक मैंने आपको बताई थी कि एक महिला थी चारणी, ठीक है ना, बिमल गांव की, उस महिला के पास जाते हैं बिमल चारणी। इसके पास जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा इसी क्लास में सांगा कंप्लीट हो जाए, यदि नहीं भी होता है तो मैं अगली क्लास में पूरा करवा दूंगा, है ना। तो ये प्रारंभिक में जब बच्चे थे और रायमल के पुत्र है तीनों, और इस तीनों ने ऐसा निश्चित किया था कि हम अपना भविष्य दिखाकर आते हैं कि रायमल की मृत्यु के बाद में हम तीनों में से शासक कौन बनेगा। तो इस साधु ने और बिमल गांव की जो चारणी महिला थी, इस दोनों ने एक ही बात कही थी कि आप तीनों में से जो योग्य पुत्र है यह है राणा सांगा, और मेवाड़ का अगला शासक राणा सांगा ही बनेगा। इसीलिए इस सांगा के ऊपर वार किया जाता है। इधर तो मान लो सांगा था, और इस सांगा के ऊपर आक्रमण किया था। इसी समय वो आक्रमण किया था पृथ्वीराज सिसोदिया ने। किसने किया था? पृथ्वीराज सिसोदिया ने किया था। और इस आक्रमण के दौरान राणा सांगा के शरीर पर पहला घाव पड़ता है। सांगा की एक आंख चली जाती है। जिस दिन सांगा की मृत्यु हुई थी, जिस दिन सांगा की मृत्यु हुई थी, इस दिन सांगा के शरीर पर कुल 80 घाव थे। क्या थे? कुल 80 घाव थे। इसीलिए इतिहासकार कर्नल टोड ने कहा है, इतिहासकार कर्नल टोड ने कहा, एक दिन एक बच्चे का क्वेश्चन भी आया था। वो क्या क्वेश्चन था मेरे दिमाग में नहीं है। हाँ सर, ये जो कर्नल टोड था इसके घोड़े का क्या नाम था? क्यों ये बात हमने कई जगह पढ़ी है कि कर्नल जो टोड है इसको घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। कर्नल टोड को घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। तो इसके घोड़े का नाम अमर था, याद रख लेना, है ना। इसके घोड़े का क्या नाम था? अमर घोड़ा था।
यदि क्वेश्चन पूछा जाए राणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, तो राणा प्रताप के जो घोड़े का नाम था वो चेतक है, और वास्तविक नाम इसका चेतक था। हम चेतक तो बोलने लग गए, ठीक है ना। यदि पूछा जाए पृथ्वीराज चौहान तृतीय के घोड़े का क्या नाम था, किसके घोड़े का, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जो अजमेर का शासक था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय भी कहा जाता है, इसके घोड़े का क्या नाम था, तो याद रखना इसके घोड़े का नाम था नाट्यरंबा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के घोड़े का क्या नाम था, नाट्यरंबा नाम था। कर्नल टोड के घोड़े का क्या नाम था, तो अमर नाम का घोड़ा था, ठीक है ना। तो अब देखो इसके आगे यदि देखा जाए तो कर्नल टोड ने इसी 80 घाव होने के कारण महाराणा सांगा के शरीर पर 80 घाव होने के कारण टोड ने इसको एक उपाधि दी थी, वो उपाधि थी सैनिकों का भग्नावशेष। सैनिकों का भग्नावशेष। क्वेश्चन पूछा जाए किस मेवाड़ महाराणा के पास सैनिकों का भग्नावशेष की संज्ञा थी, तो वो किसके पास थी, महाराणा सांगा के पास थी। कैसे, जब पहला आक्रमण होता है इसके ऊपर तो इसकी एक आंख चली जाती है। उसके बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा खातौली का युद्ध, तो खातौली के युद्ध में एक पैर चला जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद में पढ़ाऊंगा आपको खानवा का युद्ध, तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा मूर्छित हो गया था, बेहोश हो गया था, इसीलिए कर्नल टोड ने इसको कहा था सैनिकों का भग्नावशेष। यदि पूछा जाए कि अन्य इतिहासकारों ने राणा सांगा को कौन सी उपाधि दी थी, इतिहासकारों द्वारा दी गई राणा सांगा की उपाधि कौन सी थी, तो याद रखना इतिहासकारों द्वारा जो दी गई उपाधि थी वो उपाधि थी हिंदू पंथ की। हिंदू पंथ की जो उपाधि थी ये दी थी राणा सांगा को इतिहासकारों ने, ठीक है ना। अब यदि बात की जाए इसके सैनिक अभियानों की, महाराणा कुंभा के जो सैनिक अभियान है, इस अभियानों में एक विजय होती है, इसकी उस विजय का नाम है गुजरात विजय, ठीक है। इसी के साथ हम पढ़ेंगे मालवा विजय। गुजरात और मालवा के ऊपर आक्रमण या विजय करने का इसका कौन सा तरीका था, तो याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, ये मान लो अपनी एक रियासत है और इस रियासत का नाम है मेवाड़। इस रियासत का क्या नाम है, मेवाड़ रियासत है। इधर उत्तर में पड़ता था दक्षिण में पड़ता था एक राज्य, इस राज्य का नाम था गुजरात, ठीक है। अब गुजरात के यदि शासक की बात की जाए तो मेवाड़ का तो शासक हो गया अपना राणा सांगा, गुजरात का शासक मेवाड़ का शासक तो हो गया महाराणा सांगा। अब यदि बात की जाए कि गुजरात का शासक कौन था, तो याद रखना गुजरात का शासक था मुजफ्फर शाह तृतीय। गुजरात के शासक की मैं बात करूं तो गुजरात का शासक था मुजफ्फर शाह तृतीय। गुजरात का शासक कौन है, मुजफ्फर शाह तृतीय है। अब देखो इस दोनों के बीच में विवाद का क्या कारण बना था, तो विवाद का कारण यह बना था कि ये जो स्थान था बीच की, ये जो रियासत थी, इस रियासत को कहा जाता था इड्र रियासत। वर्तमान में भी यह गुजरात में ही है, इसको कहा जाता था इड्र रियासत। अब इड्र के अंदर उत्तराधिकारी के रूप में दो शासक थे, एक का नाम बहरमल था और दूसरे का नाम रायमल था। इड्र के दो शासक है, एक का तो नाम है बहरमल और एक का नाम है रायमल। यह उत्तराधिकारी के रूप में बहरमल चाहता है मैं इड्र का शासक बनूं और रायमल चाहता है मैं इड्र का शासक बनूं। इस समय देखो मेवाड़ का शासक राणा सांगा, गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह तृतीय।
और इडर दोनों के सीमावर्ती क्षेत्र था। गुजरात की भी सीमा लगती थी और मेवाड़ की भी सीमा लगती थी। इस दोनों के बीच में विवादित स्थान इडर राज्य बन जाता है, इसीलिए ये युद्ध होता है। तो देखो विद्यार्थियों, ऐसा होता है कि ये जो मुजफ्फर शाह था, यह शासक बनाना चाहता है बहरमल को। दोनों के बीच में उत्तराधिकारी को लेकर लड़ाइयां चल रही थी। दोनों के बीच में जब उत्तराधिकारी को लेकर लड़ाइयां चलती है, तो ये इस समय मुजफ्फर शाह तृतीय जो गुजरात का शासक है, ये चाहता है बहरमल को शासक बनाना। इसीलिए जो रायमल था, यह चला जाता है राणा सांगा के पास और अपनी दर्द भरी कहानी राणा सांगा को सुनाता है। तो राणा सांगा ने इसको कहा था कि मैं तेरा सहयोग करूंगा और मैं तुझे इडर का शासक बनाऊंगा। इसीलिए राणा सांगा चाहता है रायमल को शासक बनाना। यह लो विवादित तथ्य है। गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह तृतीय शासक बनाना चाहता है बहरमल को। इसी के साथ मेवाड़ का शासक राणा सांगा शासक बनाना चाहता है रायमल को। अब देखो आगे थोड़ा सा और बढ़कर देखा जाए तो राणा सांगा शक्तिशाली था, यह पहुंच जाता है इस इडर में और मुजफ्फर शाह तृतीय भी आ जाता है इडर में। दोनों के बीच में यह थोड़ा छोटा बड़ा संघर्ष होता है और राणा सांगा का सहयोग होता है। रायमल इडर का बन जाता है शासक। आगे खानवा के युद्ध में खानवा के युद्ध में यह रायमल अपनी सेना लेकर राणा सांगा का साथ देगा बाबर के खिलाफ। अब देखो आगे की बात। अब गुजरात विजय की तो बात यह है, अब गुजरात विजय हुई नहीं है, अभी होगी। कैसी होती है गुजरात विजय? तो इधर एक रियासत और पड़ती थी विद्यार्थियों, इधर एक रियासत और पड़ती थी। यह गुजरात है, इस रियासत को कहा जाता था मालवा। क्या कहा जाता था? मालवा कहा जाता था। इधर तो गुजरात और गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह तृतीय, इस साइड में रियासत है मालवा और मालवा का शासक है महमूद खिलजी प्रथम। मालवा का शासक कौन है? मालवा का शासक है महमूद खिलजी प्रथम। मालवा का शासक महमूद खिलजी प्रथम और इधर अपना मेवाड़ का शासक है राणा सांगा। अब इस दोनों के बीच में विवादित क्या होता है? तो याद रखना, यहां पर तो बीच का जो सीमावर्ती क्षेत्र है यह है इडर और यहां ये जो दोनों के सीमावर्ती क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहा जाता है चंदेरी। क्या कहा जाता है? चंदेरी कहा जाता है। बात की जाए इस चंदेरी रियासत का शासक कौन था, तो याद रखना चंदेरी का शासक था मेदिनी राय। अब देखो ये जो मेदिनी राय है, ये मेदिनी राय महमूद खिलजी का सामंत हुआ करता था। मेदिनी राय एक हिंदू शासक है। मेदिनी राय एक हिंदू शासक है जो चंदेरी का है और हिंदू शासक चंदेरी का मेदिनी राय सामंत है किसका? मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम का। मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम का जो सामंत है, यह चाहता है कि यह मेरे अधीन ही रहे। महमूद खिलजी चाहता है कि मेदिनी राय है यह मेरे ही अधीन रहे, यह और किसी के अधीन न हो जाए। इसीलिए इसको अपने दबाव में लेने के लिए इसके ऊपर बच्चों कर बढ़ा देता है। अब कर बढ़ाने के साथ साथ इस मेदिनी राय के दिमाग में बात आती है कि मेरे उत्तर में एक विशाल हिंदू शासक बैठा है, नाम है राणा सांगा। तो क्यों ना मैं राणा सांगा की शरण में चला जाऊं, मैं इसकी शरण में क्यों बैठा हूं? दोस्तों दोबारा सुनना इस बात को। यह जो मेदिनी राय चंदेरी का शासक था, चंदेरी एक दोनों मालवा और मेवाड़ के बीच में हिंदू रियासत थी। चंदेरी गुजरात और मालवा और मेवाड़ के बीच में हिंदू रियासत थी। शासक था मेदिनी राय जो अधीन हुआ करता था किसके? महमूद खिलजी प्रथम के अधीन हुआ करता था। महमूद खिलजी प्रथम इसको अधीन रखना चाहता है, इसीलिए इसके ऊपर कर बढ़ा देता है। अब इसकी नजर पड़ती है थोड़ी सी उत्तर में, तो उत्तर में एक विशाल रियासत है अपने राजस्थान की मेवाड़ और हिंदू रियासत है पूर्णतः।
मेदिनी राय जाता है राणा सांगा की शरण में जाकर अपनी दर्द भरी जो कहानी थी ये बताता है कि मैं ऐसे ऐसे मालवा के शासक महमूद खिलजी के अधीन हूं। तो इसीलिए राणा सांगा तुरंत ऑब्जेक्शन लेता है इस बात पर और आक्रमण कर देता है महमूद खिलजी को, स्वतंत्र करवा देता है मेदिनी राय को और चंदेरी एक स्वतंत्र शासक हिंदू राज्य के रूप में स्थापित हो जाती है। यहां तक ही नहीं, अपने चंदेरी के सीमावर्ती इधर एक रियासत पड़ती थी और इस रियासत का बच्चों जो नाम था यह नाम था गागरोन। वर्तमान में यह झालावाड़ में है। जब मालवा की लड़ाई होती है, राणा सांगा विजय होता है। इसके बाद में इसने चंदेरी के शासक मेदिनी राय को यह झालावाड़ की गागरोन की जागीर और दे दी थी कि आज से यह राज्य भी तेरा है और यह चंदेरी भी तेरी है। तो यहाँ पर बीच में है ना, यह जो चंदेरी बड़ा राज्य बन जाता है एक तरीके से। यह भी खानवा के युद्ध में राणा सांगा का सहयोग करेगा बाबर के खिलाफ, ठीक है ना। अब देखो, मुजफ्फर शाह तृतीय को हरा दिया, किसके लिए? इस इडर राज्य के लिए। मेदिनी राय के लिए हराया महमूद खिलजी को और चंदेरी रियासत के लिए। बच्चों, चंदेरी जो रियासत है यह भी राणा सांगा के शरण में चली जाती है। इडर जो राज्य था यह भी राणा सांगा की शरण में चला जाता है। इसीलिए दोनों रियासतें स्वतंत्र हो जाती है राणा सांगा की शरण में आने के बाद। अब देखो आगे क्या होता है। मुजफ्फर शाह तृतीय और महमूद खिलजी प्रथम, मुजफ्फर शाह तृतीय महमूद खिलजी प्रथम दोनों एक नई रणनीति बनाते हैं कि हम सामूहिक अपनी सेना लेकर राणा सांगा के प्रति अभियान लेकर जाएंगे। बात है 1519 की, बात है 1519 की। 1519 में युद्ध होता है बच्चों गागरोन का युद्ध। क्यों? कि इस दोनों के बीच सबसे बड़ा विवादित ये गागरोन बना था। इसीलिए गागरोन के लिए महमूद खिलजी और मुजफ्फर शाह तृतीय दोनों यहां पर अभियान लेकर जाता है और यहां पर होता है गागरोन का युद्ध और इस युद्ध में होती है राणा सांगा की विजय। तो एक साथ इस डायग्राम के दौरान मैंने आपको 3 विजय बताई है राणा सांगा की। पहली मैंने आपको गुजरात विजय बताई जो इस प्रकार हुई थी, दूसरी मैंने आपको मालवा विजय बताई जो इस प्रकार हुई थी, और इस दोनों ने सामूहिक अपनी सेना लेकर आक्रमण किया था राणा सांगा पर। यह 1519 में गागरोन विजय हुई थी। वैसे तो गागरोन तो इसके पास ही था लेकिन युद्ध जीता था इसने गागरोन का। गागरोन पर तो राणा सांगा का ही अधिकार था। इस बात को मैं दोबारा बता दूं, उसके बाद में एक्सप्लेन नए तरीके से करता हूं। हम बात कर रहे हैं राणा सांगा की। तो राणा सांगा को कहा जाता है बच्चों संग्राम सिंह। क्या कहा जाता है? इसको संग्राम सिंह भी कहा जाता है। 1519 से लेकर 1528 तक राणा सांगा ने मेवाड़ के ऊपर किया था अपना शासन। उसके बाद में जब ये इसका राज्याभिषेक है ये 15 मई 1509 को होता है और इसी समय जब पृथ्वीराज चौहान इसके ऊपर आक्रमण करता है तो ये यहाँ से भागकर अजमेर चला जाता है और अजमेर में जिस व्यक्ति की शरण में रहा था उस व्यक्ति का नाम था करमचंद पंवार। करमचंद पंवार। बच्चों ये क्वेश्चन पूछा था एक बार सेकंड ग्रेड में कि महाराणा सांगा का राज्याभिषेक करने के लिए कुंभलगढ़ दुर्ग में इसको कहां से आमंत्रित किया गया था? तो याद रखना महाराणा सांगा का राज्याभिषेक के समय कुंभलगढ़ दुर्ग में इसका राज्याभिषेक होता है। इसी समय इसको अजमेर से आमंत्रित किया गया था। ये अजमेर में बैठा था, किसके पास था? करमचंद पंवार के। करमचंद पंवार एक डाकू था, इसके साथ में ये छोटी बड़ी चोरियां किया करता था राणा सांगा और धीरे धीरे अपना शासन है वो कैसे स्थापित कर लेता है मेवाड़ में। तो करमचंद पंवार की देखरेख में इसका होता है राज्याभिषेक। जैसे ही राणा सांगा शासक बनता है तो सबसे पहले इस करमचंद पंवार को यह रावल की उपाधि देता है। रावल की उपाधि, रावल की उपाधि किसने दी थी? तो राणा सांगा ने दी थी। किसको दी थी? तो करमचंद पंवार को दी थी। इसी की देखरेख में यह मेवाड़ से अजमेर के अंदर जंगलों में अपना जीवन यापन करता था। अब देखो आगे की बात। जब इसकी मृत्यु होती है राणा सांगा की तो इसकी मृत्यु के समय
राणा सांगा की मृत्यु के समय इसके शरीर पर छोटे बड़े 80 घाव थे। क्या थे? छोटे बड़े 80 घाव थे। इसीलिए कर्नल जेम्स टोड ने इसे सैनिकों का भग्नावशेष कहा था। तो यह बात भी पूछी जा सकती है कि किस महाराणा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है, तो वो महाराणा कौन था? सांगा था। बच्चों, यदि पूछा जाए तो कर्नल टोड के घोड़े का क्या नाम था, तो इसके घोड़े का नाम अमर घोड़ा था। पूछा जाए पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसने त्रायन की 2 लड़ाइयां लड़ी थी 1191 में और 1192 में, उसके घोड़े का क्या नाम था, तो उसके घोड़े का नाम नाट्यरंबा था। क्या नाम था? नाट्यरंबा था। और चेतक की बात हम कर लेंगे महाराणा प्रताप में। अब देखो, जब इतना महत्वाकांक्षी शासक था राणा सांगा, तो इतिहासकारों ने इसको एक उपाधि दी थी, और वो उपाधि कौन सी थी? वो उपाधि थी हिंदूपद की उपाधि। अब राणा सांगा के सैनिक अभियानों की बात की जाए तो मैं आपको 2 सैनिक अभियान पढ़ाता हूं एक साथ में, और 1519 में अलग से गागरोनी विजय हो जाएगी, वो इसी कारणों से होगी। ठीक है ना? ये एक रियासत थी मेवाड़। इस मेवाड़ के नीचे इधर था गुजरात और इस साइड में था मालवा। गुजरात और मालवा, गुजरात और मालवा की एक तरीके से सांगा को सामूहिक विजय मिलती है। और वो कैसे मिलती है? गुजरात और मेवाड़ दोनों के बीच में यहां पर एक रियासत थी बच्चों। इस रियासत को कहा जाता था इड्र। वर्तमान इड्र गुजरात में है। वर्तमान में इड्र है वो गुजरात में है ना? इस समय गुजरात या इड्र के जो उत्तराधिकारी के रूप में 2 आदमी लड़ते हैं। एक भारमल नाम का था और एक रायमल नाम का था, और दोनों अलग अलग शासकों की शरण में जाते हैं। यह भारमल तो गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह तृतीय की शरण में गया था, और रायमल महाराणा सांगा की शरण में गया था, जो मेवाड़ का शासक था। अब मुजफ्फर शाह तृतीय तो भारमल को शासक बनाना चाहता है, कहां का? इड्र का, क्यों? इसी के बीच में तो उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था। राणा सांगा रायमल को शासक बनाना चाहता है, कहां का? इड्र का। ठीक है ना? तो राणा सांगा ने अपने सैन्य बल से इस रायमल को शासक बना दिया था। राणा सांगा ने अपने सैन्य बल से इस रायमल को इड्र का शासक बना दिया था। इसी बात से नाराज हो गया था मुजफ्फर शाह तृतीय। यही सेम कंडीशन मालवा में होती है। इस समय मालवा का जो शासक था, इस शासक का नाम था महमूद खिलजी प्रथम। मालवा के शासक का नाम था महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी प्रथम और इस राणा सांगा के बीच में विवादित जो रियासत बनी थी, यह बनी थी चंदेरी। चंदेरी वर्तमान में राजस्थान में है। इस चंदेरी का जो शासक था, इस शासक का नाम था मेदिनी राय। और यह जो मेदिनी राय है, यह मेदिनी राय सामंत हुआ करता था महमूद खिलजी प्रथम का। मेदिनी राय किसका सामंत हुआ करता था? महमूद खिलजी प्रथम का सामंत हुआ करता था। महमूद खिलजी इसको अपने अधीन रखने के लिए मेदिनी राय पर बच्चों कर बढ़ा देता है। क्या कर देता है? मेदिनी राय पर कर बढ़ा देता है, और यह इसके अधीन ही रहे इसलिए। लेकिन मेदिनी राय चला जाता है राणा सांगा की शरण में। किसकी शरण में चला जाता है? राणा सांगा की शरण में चला जाता है। तो राणा सांगा ने अपने सैन्य बल से इस मेदिनी राय को यहां से करवाया था स्वतंत्र, और जैसे इसको स्वतंत्र करवाता है तो यहां पर यह जो सांगा था पूरा सहयोग करता है, और अपनी एक छोटी सी रियासत, यहाँ पर इस रियासत को कहा जाता है गागरोन रियासत। इसी चंदेरी के सीमावर्ती हुआ करती थी। चंदेरी के सीमावर्ती गागरोन रियासत इसको उपहार में दे देता है, इसीलिए यह चला गया था राणा सांगा की शरण में। अब इस दोनों ने, मुजफ्फर शाह तृतीय ने और महमूद खिलजी प्रथम ने, इस दोनों ने एक सैन्य अभियान लेकर गए थे, और यह जो सैन्य अभियान जाता है, यह सैन्य अभियान जाता है राणा सांगा के खिलाफ। और कब जाता है? 1519 में जाता है। और 1519 में इस दोनों की सामूहिक सेना, मुजफ्फर शाह की और महमूद खिलजी प्रथम की सामूहिक सेना, और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के सामने जाती है, और राणा सांगा इसको बुरी तरीके से पराजित करता है। यह 2 तो विजय है, एक गुजरात विजय, एक मालवा विजय, और तीसरा युद्ध विजय हो गया एक साथ। कौन सा? वो हो गया गागरोन विजय। ठीक है? राणा सांगा
राणा सांगा के समकालीन यदि देखा जाए दिल्ली की स्थिति, तो बच्चों राणा सांगा के समकालीन जो दिल्ली की स्थिति थी, इस समय दिल्ली में लोधी वंश का शासन था। कौन से वंश का शासन था? लोधी वंश का। बात की जाए तो लोधी वंश का जो शासक था वो शासक कौन था? तो याद रखना इस समय लोधी वंश का शासक था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी और सांगा के बीच में लड़ाइयां लड़ी जाती है। वो बच्चों दो लड़ाइयां लड़ी जाती है। राणा सांगा कहां से है? राणा सांगा मेवाड़ से है। मेवाड़ से राणा सांगा। अब कारण क्या रहा था यह तो आपको हर जगह लिखा हुआ मिल जाएगा, कोई टीचर भी बता देगा आपको कि राणा सांगा और लोधी के बीच में दो लड़ाइयां हुई थी। तो बच्चों एक बात बताऊं, ये लड़ाइयां बिना किसी कारण नहीं हुई थी। इस लड़ाइयों के यदि कारण की बात की जाए तो कारण यह था दोनों लड़ाइयों की। पहली लड़ाई तो होती है खातौली की, जो बूंदी में है। अब कई जगह आपको कोटा भी लिखा हुआ मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं और वर्तमान में ये कोटा और बूंदी की सीमा पर है, इसीलिए कंफर्म नहीं है कि ये कोटा में है या बूंदी में है। तो दोनों ध्यान में रख लेना, यदि बूंदी मानने जाए तो बूंदी भी मान लेना और कोटा माना जाए तो कोटा भी मान लेना, लेकिन मेरे हिसाब से ये बूंदी में है खातौली। और ये जो खातौली का युद्ध है बच्चों, ये होता है 1517 में। इसके बीच में दूसरी लड़ाई की यदि बात की जाए तो दूसरी लड़ाई होती है बाड़ी के मैदान में। और जो बाड़ी का मैदान है, ये बाड़ी का मैदान कहां पर है? ये वर्तमान धौलपुर में है। और खातौली की लड़ाई 1517 में और बाड़ी की लड़ाई लड़ी जाती है बच्चों 1518 में। खातौली और बाड़ी के युद्ध का कारण जो मैंने आपको अभी डायग्राम बनाकर समझाया था ना, कि ऐसे ऐसे ये रियासत इस शरण में चली जाती है, ऐसे ऐसे ये रियासत इसकी शरण में चली जाती है। जब गुजरात और मालवा दोनों विजय की थी राणा ने, यहां तक इब्राहिम लोदी चुप रहा था, तो उसने देखा कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब जो दोनों को हराया, मुजफ्फर शाह तृतीय को भी हरा दिया, उसके बाद में उसने महमूद खिलजी प्रथम को भी हरा दिया, ठीक है ना। इसी समय इब्राहिम लोदी भयभीत हो जाता है कि राणा सांगा अब कुछ न कुछ कर दिखाएगा, इसीलिए एडवांस में वो अपनी सेना लेकर आ जाता है। यह था इस लड़ाइयों का मुख्य कारण कि इब्राहिम लोदी भयभीत हो गया था। इब्राहिम लोदी भयभीत हो गया था। किससे? ये सांगा से भयभीत हो गया था। क्यों? कि इसने पहले तो गुजरात को जीता था, उसके बाद में इसने मालवा को जीता था, और इसी के बीच में 1517 के अंदर ये इब्राहिम लोदी अपनी सेना लेकर खातौली के मैदान में पहुंचता है। तो इस खातौली के मैदान में इब्राहिम लोदी पूरी तरह से पराजित हो जाता है। एक साल बाद फिर कोशिश करता है और अपनी सेना भेजता है 1518 में बाड़ी धौलपुर के युद्ध में, और फिर एक बार पुनः बाड़ी के मैदान में हार जाता है 1518 में। इब्राहिम लोदी दो बार अभियान लेकर जाता है, दोनों बार लोदी को हार का सामना करना पड़ा था, यह राणा सांगा को नहीं जीत पाया था। अब यदि थोड़ा सा और आगे देखा जाए तो इसी के बीच ये देख रहा था कि मैं मेरी सेना में वर्दी करूं, किसी और का सहयोग लूं, फिर राणा सांगा को यहां पर मैं हराऊं। अब देखो आगे क्या होता है, यह राणा सांगा को हराने का प्लान बना रहा है। इसी समय घटना घट जाती है 1519 में, और वो युद्ध कौन सा होता है? मैंने अभी बताया था, गागरोन का युद्ध होता है। 1519 में गागरोन झालावाड़ के मैदान में मुजफ्फर शाह तृतीय गुजरात से, महमूद खिलजी प्रथम मालवा से, दोनों अपनी सामूहिक सेना लेकर आए थे और दोनों को हराता है। तो इब्राहिम लोदी चुप होकर बैठ जाता है, कसम खा लेता है कि राणा सांगा के खिलाफ मैं कभी भी अभियान लेकर नहीं जाऊंगा। विद्यार्थियों टॉपिक रह गया लंबा, क्लास हो गई वैसे भी लंबी, तो अब है ना इसके बाद में खानवा का और बयाना का दो युद्ध बचा है, और उसके बाद में 1528 में राणा सांगा की हो जाएगी मृत्यु, और इसकी बात करेंगे हम अगली क्लास में। धन्यवाद, गुड नाइट। मैं अब आपके कमेंट पढ़ूंगा।